गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर चर्चा करेंगे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रेडिट के संदर्भ में। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग काम कर रहे थे उसमें अब हम लोग पहुंच गए हैं आपके सिलेबस रिवीजन के क्रम में हड़प्पन सिविलाइजेशन से। हड़प्पन सिविलाइजेशन से याद रखिएगा 101% एक क्वेश्चन तो कम से कम आपका 150 वर्ड में 100% होगा। और हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपके 400 वर्ड्स में भी आ जाए और या 75 में भी आ जाए, और ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही। तो हम 4 क्वेश्चन मुख्यतः चर्चा करेंगे दैट मे बी आफ्टर इन योर एग्जाम, जिसमें एक हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है, दूसरा हड़प्पा सभ्यता का आपका नगर नियोजन, विस्तार और पतन। ओके, इसमें से सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वह है हड़प्पा सभ्यता का पतन, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। और एक आ सकता है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव के संबंधित विभिन्न मत। ओके, चलिए चर्चा करते हैं। पहले हम आपको सबका कोडिंग करा दे रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में, ताकि आप एग्जामिनेशन के समय तक प्रिपेयर हो जाइए। एक बेसिक जो टेम्परामेंट आप हिस्टोरिकल अप्रोच होता है वह आप में विकसित हो जाए, आपको पता हो जाए कि हमको किस टॉपिक के अंतर्गत क्या लिखना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता का पहला क्वेश्चन, जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे भूमिका, प्रियम्बल ऑफ द टॉपिक। भूमिका क्या होगी, हम आपको बताते चले हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। तो आपका हो जाएगा प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है, ठीक। और यह जो सभ्यता है यह प्रथम नगरीय क्रांति भी कहलाती है, जिसे गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा है भारत में, गार्डन चाइल्ड ने। यह सभ्यता भारत की प्रथम कांस्यकालीन सभ्यता है, प्रथम कांस्यकालीन सभ्यता है। और यह जो है दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सभ्यता, और जबकि विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो हुआ है, उद्घाटन 20वीं शताब्दी में हुआ है, 20वीं शताब्दी हुआ है, जिसे कई नामों से जानता है। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि प्रथम उत्खनन स्थल हड़प्पा होने के कारण हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके लिए रफीक मुगल ने बृहत्तर हड़प्पा, ग्रेटर हड़प्पन शब्द का प्रयोग किया है, बृहत्तर हड़प्पा शब्द का प्रयोग किया है। इसे जॉन मार्शल ने सैंधो सभ्यता कहा है। सैंधो क्योंकि इसके स्थल सिंधु घाटी के आसपास ज़्यादा मिलते हैं, सैंधो सभ्यता कहा जाता है। इसके स्थल चूंकि वर्तमान में जो आपका सरस्वती नदी है, सरस्वती बृहस्पति नदी से घग्गर हाकरा का जो है यहाँ पे इसके स्थल ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए वर्तमान में इसे कुछ लोग सरस्वती घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन इसके सर्वाधिक स्थल वास्तव में सैंधव और सरस्वती घाटी के केंद्र में स्थित होने के कारण इसे आजकल एक नया नाम प्रस्तावित होता है, सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इतना आप लिख दीजिएगा प्रियम्बल में। ओके, 60 ही पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा उद्भव संबंधी मत। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के मत की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा। अनेक विद्वान जो हैं इसे अलग अलग समयों में नियोजित करते हुए अलग अलग कालखंडों से जोड़ते हुए इसमें अलग अलग मत देते हैं। इसके उद्भव के संदर्भ में प्रचलित रूप से 4 मत हैं। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करना है, तो आप थोड़ा सा आपका जो अप्रोच हो वो अप्रोच हमेशा जो है वो फैक्चुअल बेस होनी चाहिए, क्योंकि आपको समीक्षा करने का समय कम मिलेगा, टाइम नहीं रहेगा और शब्द सीमा बहुत कम है। इसलिए उद्भव संबंधी 4 प्रमुख मत हैं, जिनमें से पहला आपका मत है, यह है मेसोपोटामियाई उद्भव का मत। मेसोपोटामियाई उद्भव का मत। इस मत के समर्थक इतिहास का जरूर लिख दीजिएगा और भले कुछ मत लिखिएगा। इस मत के समर्थक सबसे प्रमुख कौन है, लियोनार्ड वुली हैं, आपके जॉन मार्शल है, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर हैं। तो पहले हो गए इसके समर्थक विद्वान लियोनार्ड वुली, जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड,
मार्टिमर व्हीलर आदि ये हैं। इनका सामान्य मत क्या है? इन सभी का सामान्य मत यह है कि ये लोग मानते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह एक नगरीय सभ्यता थी, वह एक शहरी परिवेश का सभ्यता थी। तो उनके रहन सहन की पद्धति नगरीय परिवेश और शहरी तत्वों के आधार को मानते हुए इन लोगों ने कहा हड़प्पा सभ्यता जो है यह भी शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता है, इसलिए दोनों सभ्यताएं एक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार वाणिज्य जो संबंध जो था मेसोपोटामिया से किसके साथ था? बहुत सारी हड़प्पाई मुद्रा हमको मेसोपोटामिया से प्राप्त होती है। और क्रेमर महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया कि हड़प्पाई लोग जो है वहाँ से आए, मेसोपोटामिया लोग वहाँ से आए, मेसोपोटामिया के लोग, और भारत में चलकर उन्होंने अपने अनुरूप सभ्यता संस्कृति के अनुरूप यहाँ पे एक नई सभ्यता का उद्भव किया जिसे आप कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये बता दीजिएगा। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की तुलना की, क्योंकि आप पास लिखना कम रहेगा इसलिए आप डिटेल में वीडियो मार्क देख सकते हैं, लेकिन एक सामान्य पर्सपेक्टिव आपको बता देना है। ठीक है, तो ये लेकिन क्या ठीक है, तो ये बता दीजिएगा इन्होंने इनके समर्थन के मतलब है कि प्रमुख इनका मत क्या रहा है इस संदर्भ में, और आप बता दीजिएगा कि इसका प्रतिवाद क्या है। इनका पक्ष और प्रतिवाद, मत माने पक्ष, इनका पक्ष क्या था, क्या क्या बातें बताइए, शहरी तक बता दीजिएगा। प्रतिवाद में बता दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के शहरी परिवेश में कई अंतर मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी, जबकि उतनी अच्छी सभ्यता मेसोपोटामिया नहीं थी। हड़प्पा वाले पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जबकि मेसोपोटामिया वाले कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा का नगरीय जीवन परिवेश जो था वह बहुत ही सिस्टमेटिक था, वह एक विकसित संस्कृति की ओर द्योतित करता था, प्रतीक होता है, वैसा मेसोपोटामिया में नहीं प्राप्त होता है। इसी तरह मेसोपोटामिया में जिगुरत थे जो धार्मिक स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता में जिगुरत या मंदिर जैसे कोई साक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह हड़प्पाई जो लिपि है वह लिपि आपकी पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक है, जबकि वहाँ की जो लिपि है हायरोग्लिफिक है। दोनों लिपियों में भी काफ़ी अंतर मिलता है। तो बहुत सारे अंतर हैं जिनके आधार पर नहीं कहा सकता हड़प्पा सभ्यता जो है वह मेसोपोटामिया सभ्यता का उपनिवेश था। बस इतना। दूसरा देखते हैं मत, सेकेंड मत एक हो गया बी। दूसरा मत है आपका द्रविड़ उत्पत्ति का मत। द्रविड़ उत्पत्ति का मत ये क्या होता है? द्रविड़ उत्पत्ति के मत, इसके समर्थक विद्वान कौन है? इसके समर्थक विद्वान आपके हैं मुख्यतः सुनीत कुमार चटर्जी और राखाल दास बनर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी प्लस राखाल दास बनर्जी, ओके, बनर्जी हैं। इन लोगों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता और भारत के हड़प्पा सभ्यता से पहले कि जो यहाँ लोग थे वे द्रविड़ थे, और दोनों का प्रजाति स्वरूप जो था वह एक था। दोनों के प्रजाति स्वरूप की समानता के आधार पर इन लोगों ने कहा कि इस आधार पे भारत जो है यह एक द्रविड़ सभ्यता को माना सकता है। ठीक है, इन्होंने एक द्रविड़ सभ्यता की बात किया। दोनों के आधार पे इन्होंने मुख्यतः कहा कि हड़प्पा से पहले द्रविड़ लोग ही सिंधु घाटी के क्षेत्रों में रहते थे, और इसी के आधार पर उन्होंने इसको स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें उनके भाषा आधार आदि को भी अध्ययन किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि द्रविड़ सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, जबकि आपका ये जो हड़प्पा सभ्यता है नगरीय सभ्यता है। तो ये मानना मुश्किल है। प्रजाति रूप से भी हड़प्पा सभ्यता जो है को जो द्रविड़ सिद्ध करने का प्रयास भी उचित नहीं प्रतीत होता है। चलिए, दो हो गया। तीसरा मत देखते हैं। तीसरा है आर्य उत्पत्ति का मत। आर्य उत्पत्ति का मत पर कई विद्वान अपने अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। इनमें सबसे पहले हैं जो लोग मानते हैं कि जो आर्य लोग थे, ठीक है, यही हड़प्पा सभ्यता के मूल निवासी थे। ठीक है, यही लोग मूल निवासी थे। तो आर्य उत्पत्ति का मत था जिसमें आपके मुख्यतः हैं बीबी लाल हैं, लक्ष्मण स्वरूप हैं, बीबी लाल हैं, ठीक है, लक्ष्मण स्वरूप हैं। इसी में आपके TN रामचंद्र हैं,
रामचंद्र हैं आदि। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें मूलतः यह जो विचारधारा आई, इस विचारधारा के पीछे अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखें तो हम सबसे बड़ी समस्या इसमें ये पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्यों का भारत पे आक्रमण हुआ और वो लोग यहाँ पे आए, ठीक है, आए, और कुछ लोग ये कहते हैं आर्य भारत के मूल निवासी थे और ये भारतीय सभ्य माने आर्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक है। अब सबसे पहले पहला यह मत, लोगों का यह मत देख लेते हैं कि आर्य बाहर से आए। अगर आर्य बाहर से आए, उन्होंने इस सभ्यता को जन्म दिया, तो आर्य को आक्रमणकारी के रूप में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो इस सभ्यता के जन्मदाता वो हो नहीं सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है, यह जो है बेसिकली आपके मार्टिमर व्हीलर ने दिया है। आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया है आपका किसने? मार्टिमर व्हीलर ने दिया है, मार्टिमर व्हीलर। और आगे चल के, ठीक है, मैक्स मूलर ने 1850 में जब अपनी किताब लिखी द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट लिखी, उन्होंने द आर्यंस लिखी, उन्होंने इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस लिखा, तो उन्होंने भी इसमें आर्यों को विदेशी मान लिया। और विदेशी और जो है क्या कि हड़प्पा सभ्यता का मूल आधार जो था उसको समाप्त करके उन्होंने आर्य आक्रमण की परिकल्पना कर दिया। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे आई। और आगे व्हीलर ने कहा कि मोहनजोदड़ो से जो हमारे पास बहुत सारे लगभग ऊपरी स्तर पे एच क्षेत्र से 26 कंकाल मिलते हैं। इन कंकालों को देखकर इन्होंने कहा कि लगता है आर्य जो थे आक्रमण किए थे, और उन्होंने इसकी संकल्पना में कर दिया कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख मिलता है। पुरंदर माने होता है पुरों को नष्ट करने वाले, और पुर माने होता है नगर। हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता थी, इस पर आर्य आक्रमण कर दिए, और आर्य जो है मध्य एशिया से आके आक्रमण कर दिए, वो आक्रमण करके यहाँ के पुरों को नष्ट कर दिया। इसीलिए इनके प्रमुख देवता इंद्र को कहा गया है पुरंदर, पुरों को नष्ट करने वाला। तो ठीक है। और आगे मैक्स क्या किया, मैक्स मूलर ने आर्यों को विदेशी कह दिया। और उसके बाद जब हर्बर्ट रिजले आए, तो हर्बर्ट रिजले ने कह दिया, उन्होंने दो प्रकार के प्रजाति स्वरूप की बात कर लिया, एक आर्य एक द्रविड़। तो कहा कि दो प्रजातियां थी भारत में, आर्य और द्रविड़, और पूरी संकल्पना इन्होंने व्यक्त कर दिया। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में यह विचार ही ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट मतलब होता है कि आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अब ऐसी कोई, अब यह मान नहीं जाता, मतलब ऐसा नहीं माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है और हड़प्पा सभ्यता को नष्ट करने का श्रेय आर्यों को दिया जाए, और आर्य विदेशी बाहर से आए, यह भी अब प्रतिपुष्ट नहीं होता है। बीबी लाल ने किताब लिखी फ्रंटियर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, और दूसरा उन्होंने लिखा सरस्वती फ्लोज ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, तो बहुत सारे जो उनके ग्रंथ आए, और उसी के बाद, ठीक है, तो उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया जो है आर्य यही थे। भगवान दास विडवाणी ने एक किताब लिखी द रिटर्न ऑफ द आर्यंस, उस किताब में भी उन्होंने यह क्या हुआ, आर्यों को भारतीय माना, और उन्होंने उसे विदेशी बात से इनकार कर दिया, ठीक है। आगे चल के एक उनके एडमंड लीच हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एडमंड लीच, उन्होंने अपना एक किताब लिखा। उस किताब में उनका एक बड़ा शोध पत्र छपा है, ठीक है। उनकी किताब का नाम है इन कल्चर थ्रू टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस। उसमें उनका एक बड़ा फेमस लेख है आर्यंस इन्वेशंस ओवर 4 मिलेनिया। इसमें उन्होंने आर्य आक्रमण की संकल्पना को उन्होंने भी नकार दिया है, ठीक। अच्छा, तो इसी तरह बहुत सारे हमारे पास नए जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों में हम देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी सुदेशना गुहा का है द इंडो आर्यंस कंट्रोवर्सी, उनकी बड़ी फेमस किताब है, रूमला थापर की है आर्यंस रिथिंकिंग द कंसेप्ट ऑफ आवर ओरिजिन्स, आप देखिए। हाँ, तो बहुत सारे ग्रंथ जो अब लिखे जा रहे हैं, शोध किए जा रहे हैं, उनमें आर्यों को भारत का ही माना जा रहा है और आर्य आक्रमण की संकल्पना को नकारा जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट में जो राखी गढ़ी की खुदाई हुई हरियाणा में, तो उस खुदाई में जब नीरज राय और बसंत सिंह ने अपनी रिपोर्ट पेश किया, जिस रिपोर्ट का नाम है जिसका एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम लैक्स द एंसेस्ट्री ऑफ स्टेपी पास्टोरलिस्ट एंड इरानियन फार्मर्स, उसमें उन्होंने पूरी तरह से आर्यों के आक्रमण को नकार दिया। ये बताया कि आर्यों से पहले
पहले वही भारतीय सभ्यता जो है, ठीक है, वो पूरी तरह से एक प्राचीन, उसका जो कल्चरल सिक्वेंस मिलता है, जो लाभ स्ट्रेटिफिकेशन करता है, अति प्राचीन काल से भारतीय जो थे यहीं पे निवास किए हैं और इनका जो कल्चरल सिक्वेंस है कभी टूटता नहीं है और वह अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक एक कॉन्स्टिट्यूटिव आर्डर प्राप्त होता है। इसीलिए किसी प्रकार के आक्रमण की संकल्पना नहीं है, आर्य भारत के मूल निवासी थे। इसीलिए अब यह मत जो है ऑब्सोल्यूट हो चुका है, इस मत पे कोई विचार करने के कोई प्रश्न नहीं होता। ये 2-4 मत आप लिख दीजिएगा। अच्छा, अब आगे चर्चा करते, 3 हो गया। चौथा है प्राक हड़प्पाई उद्भव का मत। प्राक हड़प्पाई उद्भव का मत सबसे महत्वपूर्ण है। प्राक हड़प्पाई उद्भव का जो मत है, मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के पीछे वास्तव में हमको प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों को महत्व देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, उस उद्भव के पीछे वास्तव में इन क्षेत्रों में अति प्राचीन काल से विकसित होने वाले प्रारंभिक स्थलों को दिया जाना चाहिए और इन्हीं स्थलों के क्रमिक विकास के रूप में हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विस्तार को देखना चाहिए। जैसे कि आपके बलूचिस्तान में आपके जो प्राचीन काल की कुल्ली नाल झाप संस्कृतियां हैं आदि, इन सबको दिया जाए। वास्तव में जो यह आपका मुख्यतः मत है, यह मत जो है यह कई दृष्टिकोण से आपके महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, जैसे रफीक मुगल हो गए, जैसे आपके रोमिला थापर हो गए, जैसे आपके बी आलचिन हो गए, आर आलचिन हो गए, अमलानंद घोष हो गए, वो लोग इन्हीं मतों को मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो प्राक हड़प्पाई उद्भव है का मत है, यह 2 दृष्टिकोण से समझा जाए। इसमें एक कर सकते हैं, एक है ईरानी बलूची क्षेत्र की ग्रामीण संस्कृतियाँ। पहला है ईरान और बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियाँ का मतलब इन्होंने कहा कि ईरान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में अनेक ग्रामीण संस्कृतियों का उद्भव हुआ। अनेक ऐसे स्थल हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं। यहाँ पे ये इस मत के समर्थक हैं, सबसे प्रमुख फेयर सर्विस और दूसरे हैं रोमिला थापर। तो फेयर सर्विस प्लस रोमिला थापर, ठीक है। इन लोगों ने कहा कि इन क्षेत्रों में जो आपका ईरान का क्षेत्र है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ जैसे कुल्ली है, नाल है, झाप संस्कृतियाँ हैं बलूचिस्तान में। यहीं पे राणा गुंडई है, पेरियानो गुंडई है, मुगल गुंडई है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी स्थल हैं जो स्थल जो हैं हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व के दौर में प्राप्त होते हैं। तो और ये ग्रामीण संस्कृतियां हैं और बाद में यहीं से नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होता है। इसीलिए इनको ये श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है यह धर्म की भी भूमिका हम देखते हैं। यहीं पे झुकर झाकर संस्कृति देखते हैं, ठीक है। इन्हीं क्षेत्रों में आपके चंदू दड़ो आदि भी प्राप्त होता है, जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। दूसरा मत क्या है? दूसरा मत यहाँ पे है, वह है भारतीय ग्राम संस्कृतियाँ। दूसरा है भारत में विकसित प्राक हड़प्पाई ग्राम संस्कृतियाँ। भारत में विकसित प्राक हड़प्पाई ग्राम्य संस्कृतियाँ। अब देखिए, जो भारत विकसित प्राक हड़प्पाई ग्राम संस्कृतियाँ हैं वो कौन सी हैं? इसके प्रमुख समर्थक हैं बी आलचिन, आर आलचिन, बी आलचिन, आर आलचिन, अमलानंद घोष, आदि हैं, ठीक है। और डीपी अग्रवाल भी लिख सकते हैं, एक दो का नाम जरूर लिखिएगा, यही सब डीपी अग्रवाल, ठीक है। ये सब इन लोगों की मान्यता है कि भारत में सिंधु नदी के आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों में आवरी, कोटदीजी,
ठीक है, आमरी कोडीजी का विकास हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, हर पंजाब के क्षेत्रों में हड़प्पा का विकास हुआ, चकपुरवाने सियाल का विकास हुआ, जलालाबाद का विकास हुआ, बहावलपुर का विकास हुआ, ठीक है। तो इन कालीबंगा हुआ, लोथल हुआ, ये सब जो संस्कृतियां हैं भारत के राजस्थान में सिंधु नदी के आसपास के एरियाज में, ये सब जो जगह हैं, यहाँ से हमको अनेक स्थलों पर ग्रामीण संस्कृति के प्रारंभिक परिवेश मिलते हैं और इन्हीं संस्कृतियों का क्रमिक विकास विकसित हड़प्पा में देखा जाता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में विकसित होने वाले प्राक हड़प्पाई स्थलों को ही हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का श्रेय दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो आपके अमलानंद घोष हैं, अमलानंद घोष ने यहाँ पे जब राजस्थान में सोथी संस्कृति का उत्खनन कराया, सोथी संस्कृति राजस्थान की प्रमुख संस्कृति है जो प्राक हड़प्पाई स्थल है, तो सोथी संस्कृति पे उन्होंने काम किया। ये अमलानंद घोष को दिखा सकते हैं सोथी संस्कृति को। तो ये प्रमुख स्थल है, यहाँ से मतलब यहाँ से हमको हड़प्पाई बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, ग्राम संस्कृति के तत्व प्राप्त हो रहे हैं। इन संस्कृतियों में यद्यपि अभी कहीं कहीं लिपि के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तथापि आपके वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, अब तो मातृ देवी की पूजा आज के भी धीरे धीरे साक्ष्य मिलने लगे हैं अलग अलग एक्सक्रीशंस के माध्यम से। इस आधार पर कह सकते हैं कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इन्हीं क्षेत्रों से हुआ होगा और हड़प्पा सभ्यता के विकास का पूरा श्रेय जो है वह भारत और ईरानी बलूची क्षेत्र में जो भारतीय प्राचीन ग्राम संस्कृतियां हैं इन्हीं को दिया जाना चाहिए। और इन्हीं को का प्रारंभिक चरण जो है वो ग्राम संस्कृति था और इन्हीं का विकसित चरण जो है वो हड़प्पा संस्कृति था। ओके, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।